हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 और हम अपनी ओवरव्यू सीरीज़ में चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से कवर करेंगे। इसको मैं आपको चार्ट के फॉर्म में नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनको हम देख के चलेंगे। हम ऐसे कोई ऐसा उनको बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आपका चैप्टर भी देख के चलेंगे कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। बाकी अपने नोट्स तो हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सो हम अभी चैप्टर नंबर 6 पे हैं विच टॉक्स अबाउट रेवेन्यू मैनेजमेंट, कि रेवेन्यू कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इमर्जिंग बिजनेस मॉडल में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। हम यहाँ देखेंगे कि हम अब रेवेन्यू कैसे मैनेज करेंगे। अब रेवेन्यू में हमारी देखो दो चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी सेलिंग प्राइस, ऑलराइट। दूसरी आती है आपकी आपकी क्या कॉस्ट है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने ठीक से सेट कर ली तो आपका रेवेन्यू बढ़िया आएगा। जहाँ को कॉस्ट कम सेट करनी चाहिए आपने कम सेट करी है, जहाँ आपको रेवेन्यू ज़्यादा सेट करना है आपने ज़्यादा सेट किया है, तो आपका रेवेन्यू बढ़िया तरीके से मैनेज होगा। सो ये चैप्टर इसी के बारे में है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन। सबसे पहले तो कोई भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो उसमें आपके दो पार्ट्स आएंगे, एक होगा लॉन्ग टर्म और एक होगा शॉर्ट टर्म। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या बोलता है कि उसके आप शॉर्ट टर्म डिसीजन तो बना लोगे बट उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप क्या कहते हो, आप रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडर करते हो, ठीक है, आप टैक्टिकल डिसीजंस लेते हो और आप ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करते हो शॉर्ट टर्म में। इम्पैक्ट आपको लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जैसे कि हो सकता है जिसके लिए आपने अभी रेलेवेंट कॉस्ट मतलब कि उसका एक तरीके से उसको एनालाइज करके, अगर आपके पास सपोज कोई प्रोजेक्ट पी आया है, उसको आपने एनालाइज कर लिया कि भाई हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो आपने देखा शॉर्ट टर्म में तो मुझे इससे पॉजिटिव रेवेन्यू है, बट आपने लॉन्ग टर्म इसको एनालाइज ही नहीं किया। और क्या पता लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट की डिमांड ही ख़त्म हो जाए, ये प्रोजेक्ट मार्केट में सस्टेन ही ना करे, तो वो चीज़ आपने देखी नहीं है, तो वो लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंस आपको मिलेगा। प्लस टाइम फ्रेम, क्योंकि आप अभी इमीडिएटली चेक कर रहे हो, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने का आप गैप देख के चल रहे हो, तो वो वहाँ पे टाइम फ्रेम की दिक्कत आएगी। प्लस स्केल, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप स्मॉल स्केल डिसीजन ही ले पाते हो, लार्ज स्केल डिसीजन तो नहीं ले पाओगे। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, अब जो भी टेक्निक्स होती हैं उनमें दो पार्ट आते हैं, टाइम होराइजन एंड नेचर। अगर हम टाइम होराइजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके चलते हो, जिसमें आप क्या करते हो, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेके चलते हो। कैश फ्लोज के डिस्काउंट करोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालोगे, देखोगे आज के टाइम पे कंपेयर करके, अगर पॉजिटिव एनपीवी है देन गुड, वेल एंड गुड, नेगेटिव है तो क्रॉस। शॉर्ट टर्म अगर आप देखोगे तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हो। कैसे कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है या नहीं है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन आता है। इसमें आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करे, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी लॉन्ग टर्म में लगती हैं, वो चेंज होती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। सो दैट इज़ वाई हमारी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इरेलीवेंट हो जाती है। ये तो हम टाइम होराइजन के बेसिस पर चेक कर रहे थे। अगर हम नेचर के बेसिस पर चेक करें तो जहाँ पे लिमिटेड और स्केर्स रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, डिसीजंस हम वहाँ पे अलग तरीके से लेते हैं, और जहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी होती है हमें वहाँ पे भी अलग से देखकर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, अब हमारे 3 प्राइमरी मेथड्स आते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, विच इज़ सीवीपी एनालिसिस, की फैक्टर एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं, बिकॉज इसके लिए मुझे अलग से पूरा एक सेशन लेना पड़ेगा जिसमें मुझे आपको कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे, तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, और इससे जो रिजल्ट आता है वो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इफ़ यू पीपल आर ईगर टू नो, वो आपको जानना है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग। अदरवाइज इस वीडियो में हम सिर्फ सीवीपी एनालिसिस एंड की फैक्टर एनालिसिस ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सीवीपी एनालिसिस पे आते हैं। सीवीपी एनालिसिस क्या करता है, वो आपका इंटर रिलेशनशिप्स अमंग रेवेन्यू, कॉस्ट, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रॉफिट, इनकी इंटर रिलेशनशिप दिखता है। मतलब कैसे, एक होता है आपका बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, और आपको क्या ब्रेक इवन पॉइंट रखना है और क्या एक्टिविटी लेवल रखना है ताकि आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर पाओ। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्री इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट में आप वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करके चलोगे, ठीक है,
और फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर करके चलोगे, क्योंकि सेल्स माइनस वीसी करोगे तो आपका कॉन्ट्री आएगा, और कॉन्ट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा, और वहीं आपको बीईपी निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगे सीवीपी एनालिसिस करने के लिए। अब सीवीपी एनालिसिस में हम चार डिफरेंट लेवल्स में एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं जब हम एबीसी के थ्रू कर रहे होते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक नॉर्मल बेस में तो आप सीधे वेरिएबल फिक्स ले लेते हो। जब एबीसी करते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो उसमें आपको एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि आपके 4 यूनिट्स हैं, 4 लेवल्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे कि यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़ लेवल एक्टिविटीज़। यूनिट लेवल मतलब 1 पर यूनिट लेवल। बैच लेवल, आप बैच के बेसिस पर आप अपनी एक्टिविटीज़ को इवेल्युएट करते हो। प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ मतलब जैसे अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कौन सी यूज़ होती हैं। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट ए है, आप उसके लिए सिर्फ उसी के लिए एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी यूज़ करते हो, तो वो उसी पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, बाकी किसी प्रोडक्ट पे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो स्पेसिफिक टाइप की एडवर्टाइजिंग हो सकती है। ठीक है, फैसिलिटीज़ लेवल एक्टिविटीज़ की जैसे फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जितने भी आपके जनरल ऑपरेशंस होते हैं जो आपके सारे प्रोडक्ट्स पे यूज़ होते हैं, वो सब पे उस कैटेगरी का जो भी एक्सपेंस होगा सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आ जाता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अगर हमें सीवीपी निकालना हो तो वो आप कैसे निकालोगे। तो ये रहा उसका फॉर्मूला। आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कि मतलब बैच के बेसिस पर आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट सस्टेनिंग कॉस्ट ड्राइवर आपका क्या बन रहा है। ठीक है, ये सब आप टोटल करके मतलब जितने भी आपके ये सारे आ गए। ओके, बैच, प्रोडक्ट सस्टेनिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको यही दोनों लेने हैं। यूनिट लेवल होगा तो उस पर तो उससे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं आपकी एक्टिविटी बेस में। फैसिलिटीज़ लेवल आपको सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस बैच लेवल और प्रोडक्ट सस्टेनिंग की आपको यहाँ से आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन था, उसका आपकी इनसाइड यहाँ से रीड कर सकते हो, इसको आप रीड कर लेना। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सीवीपी एनालिसिस होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं सर्विसेज में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो उनका आउटपुट होता है वो बेसिकली इंटेंजिबल होता है। बिकॉज वो क्या करते हैं सिर्फ आपको एक तरीके से आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनपीओज वगैरह, सर्विस इंडस्ट्रीज जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो वैसे ही इंटेंजिबल होती है, तो इनका आउटपुट डिफाइंड नहीं होता, इंटेंजिबल होता है। जबकि जो एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वो फिजिकल यूनिट्स जब सेल करती है तो वो डिफाइंड होता है। इसका भी इलस्ट्रेशन है, आप एक बार रीड कर लेना। उसके बाद जस्ट इन टाइम में, जो भी मेरा जस्ट इन टाइम में सीवीपी एनालिसिस होगा उसमें आप ध्यान रखना बैच लेवल मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बैचेस नहीं होते, यहाँ पे 1 यूनिट ही मेरा बैच होता है। यहाँ पे आइडियल बैचेस कुछ नहीं होता, 1 यूनिट ही मेरा बैच है। ठीक है, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी आपकी। देखो हमेशा जब भी जीआईटी आएगा वो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि वो पूरा रिवैम्प सिस्टम कर देता है आपका। उसके बाद द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें सस्टेन करनी होंगी आप, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स लगाओगे ताकि आप जीआईटी को अच्छे से फॉलो कर पाओ। फिर डायरेक्ट लेबर भी आपकी फिक्स्ड यहाँ पे कंसिडर कर ली जाती है, जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा था। सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल मेरा वेरिएबल रहता ही है। बैच लेवल वेरिएबल्स एब्सेंट होते ही नहीं, क्योंकि आइडियल बैच साइज यहाँ पे 1 यूनिट ही कंसिडर किया जाता है। इसकी टोटल कॉस्ट की आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस इंजीनियरिंग कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस में मेनली पूछा जाता है। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि क्वेश्चंस बेसिकली यहीं से फ्लो करते हैं, तो वो आपके लिए ईजी होंगे करने। फिर अब रेलेवेंट कॉस्ट, अब हम रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा कि सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, सीवीपी एनालिसिस। उसके बाद हमने देखा था की फैक्टर एनालिसिस, हमारे 3 थे, राइट। सीवीपी एनालिसिस, की फैक्टर एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अब हम सीवीपी एनालिसिस में ही अगर हम रेलेवेंट कॉस्ट की बात देखें, क्योंकि कॉस्ट में तो हमारा यही कवर होना है रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जिससे आपको एक्चुअल में फ़र्क पड़ेगा अगर अभी अभी आप डिसीजन लो। अब वो कैसे, देखो रेलेवेंट को 2 मैंडेटरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, तब जाके वो कॉस्ट रेलेवेंट कहलाती है। कैसी, एक तो वो फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए प्लस, ठीक है, और वो कॉस्ट होनी चाहिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो मेरी कॉस्ट आनी चाहिए डिफरेंशियल कॉस्ट, ये दोनों कंडीशन अगर मेरी कोई कॉस्ट फुलफिल करती है तो वो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती है। मतलब
एक तो अगर मैं फ्यूचर में मुझे कुछ अचीव करना है उसके लिए जो मुझे कॉस्ट इनकर करनी है वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है। प्लस मुझे अगर 2 ऑल्टरनेटिव्स या 3 ऑल्टरनेटिव्स या 4 ऑल्टरनेटिव्स में कंपेयर करना है और उस कंपैरिजन की जो कॉस्ट आती है, वो जो कंपेयर करने में जो डिफरेंशियल कॉस्ट आती है, वो अगर मेरी कॉस्ट है तो मेरी कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है। ऑल राइट, इसमें बाकी जितनी भी कॉस्ट होती है ना जिनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सब मेरी इरेलीवेंट कॉस्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मेरा सबसे बड़ा एग्जांपल है फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट मेरी इरेलीवेंट बन जाती है। अब एथिकल और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी हमें इसमें कुछ देख के चलने पड़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, अब अगर हम एथिकल कंडक्ट देखें तो भाई आप एथिकल कंडक्ट में आप देख सकते हो कि भाई हमारे कोई ऑनेस्टी फेयरनेस से रहना चाहिए। ठीक है, डिसीजन से किसी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ एंड ऑल से। प्लस ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई वो नहीं होना चाहिए, कुछ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए हमारी। डिसीजन हमारा एथिकल और फेयर रहना चाहिए। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आर विच आर इंपॉर्टेंट। उसमें आप देखोगे, आप क्वालिटी को देख के चलोगे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड नेम, CSR देख के चलोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपेटिटर्स मूवमेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देख के चलनी होगी, इंटेंजिबल एसेट्स। ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन में आंसर फ्रेम करने के लिए, या फिर अगर कोई आपको MCQ आ जाता है तो उसमें आपको इनसे हिंट दिया जाएगा कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। राइट, उसके बाद ये स्प्रिंटर वाला एक केस सिनेरियो जिसको आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये आप रीड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्रक्स क्या है। बुक से अगर आपको रीड करना है पूरा क्वेश्चन, वेल एंड गुड, बट अगर आप उसका सिर्फ क्रक्स जानना चाहते हो कि भाई इसमें उन्होंने बेसिकली बोला क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसमें कुछ इनको इशू हो रहा था। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर कि जो भी हमारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करके, तो टू एड्रेस दिस स्पेंसर वॉज एडवाइस, उसको क्या किया था कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ। ठीक है, ऑडिट टीम सेटअप करो, प्लस प्रमोट करो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अपनी सप्लायर लिस्ट को पब्लिकली पब्लिश कर दो। उसके बाद अब CVP और रेलिवेंट कॉस्ट के हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ठीक है, कौन कौन से डिसीजंस में। तो कभी भी आप अगर मेक और बाय का डिसीजन करोगे, या फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आपको 80% प्रोसेस कर दो। अब आप सोच रहे हो कि इसको 80% इसकी जो प्रोसेसिंग का है उसी पे बेच दूँ, या फिर 20% और प्रोसेस करके बिल्कुल 100% प्रोडक्ट बना के ही बेचें आगे। तो ये एक सेल और प्रोसेस फर्दर का डिसीजन होता है। उसके बाद मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन। मिनिमम प्राइसिंग मतलब कि इसकी हम कम से कम प्राइस तो मतलब क्या ही रखें ताकि हमारा हो। ठीक है, जो प्राइस बेसिकली एक्सेप्ट करे हर सिचुएशन में। प्लस कीप और ड्रॉप डिसीजन। कीप और ड्रॉप डिसीजन कि इस प्रोडक्ट को हम रखें, इसको प्रोड्यूस करें, इसको मार्केट करें, ये सारी चीज़ें करें, या फिर इसको ड्रॉप कर दें कि हम इससे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं आएगा। प्लस अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आ रहा है एकदम से, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में किसी होटल में आपकी लॉन्ड्री, मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि आप एक लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर हो। ठीक है, और आपका किसी होटल से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है, उसमें क्या है, आपको करने हैं, आपको एक दिन के अंदर आपको काफ़ी सारे क्लोथ्स लॉन्ड्री करके पहुंचाने हैं। तो अब ये जो स्पेशल ऑर्डर है, जो इमरजेंट ऑर्डर है, इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वो डिसीजन आपको रेलिवेंट कॉस्ट हेल्प करेगी लेने में। प्लस प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस भी लेने का हेल्प करेगी कि अगर सपोज A और B मिला के भी मेरा C बन रहा है, और A और D मिला के भी मेरा C बन रहा है, सो वेदर आई शुड गो फॉर B और D। ये डिसीजन मेरा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है। अब ये हम टेबल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके डिसीजन टाइप आ गए कि मेक और बाय है, सेल और प्रोसेस फर्दर, मिनिमम, कीप, ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ऑर्डर, प्रोडक्ट मिक्स। इसमें आप देख सकते हो कि ये डिसीजन किस बारे में लिया जा रहा है, प्लस इसमें कौन कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट होंगी, इसमें कौन कौन सी मेरी अवॉइडेबल कॉस्ट हैं, प्लस कौन कौन सी मेरी ऐसी कॉस्ट हैं जिनको मुझे ध्यान में नहीं रखना, इग्नोरेबल कॉस्ट है, और इसका मेरा डिसीजन रूल क्या होगा। अब जैसे हम आउटसोर्सिंग में देखें तो भाई कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट है वो आउटसोर्स करना है, मतलब खुद से बनाना है या बाहर से बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होंगी कि अगर आपको वो मटेरियल वगैरह परचेज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, उससे रिलेटेड लेबर कॉस्ट वगैरह जितनी भी आपको लगेगी, प्लस उसमें आपकी कोई फिक्स्ड कॉस्ट होगी जो अवॉइडेबल होगी, तो वो आप हटा दोगे क्योंकि वो आपकी कॉस्ट सेविंग बन जाएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप उस प्लेस को खुद बनाते हो तो अलग रहेगा, और अगर आप उस प्लेस को रेंट पे दे देते, मान लो फैक्ट्री का वो लेआउट आप रेंट आपको खुद यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज आप उसको रेंट पे दे सकते थे, तो उससे आपको क्या कॉस्ट सेविंग होती, क्या बेनिफिट होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अगर कंसिडर करोगे, कॉन्फर करोगे। और अनअवॉइडेबल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अब मेरे फैक्ट्री का खर्चा है, मैंने फैक्ट्री सेटअप की हुई है, मशीन की कॉस्ट है, वो तो मेरी लगी हुई है।
राइट। मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँ या ना बनाऊँ, मेरी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो तो जाएगा ही जाएगा, राइट। तो अब डिसीजन रूल आप कैसे करोगे कि अगर आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी ज़्यादा है इंक्रीमेंटल सेविंग से, तो आप वो डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है, जिसमें भी होगा। जैसे मान लो मेक में ये वाला मेरा पार्ट आ रहा है कि मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और रेवेन्यू कम आ रहा है, कॉस्ट सेविंग्स कम है, तो आप मेक नहीं करोगे। अगर इसका उल्टा हो जाता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरी कम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग से, तब आप वो डिसीजन एक्सेप्ट कर लोगे। सिमिलरली ये हर उसका दिया हुआ है सेल एंड प्रोसेस फर्दर अगर आपको करना है, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजंस के लिए अगर आपको देखना है, कीप ड्रॉप के लिए, तो ये आप रीड कर सकते हो, आपको समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। इसके बाद ध्यान में रख के चल लेना, ठीक है। तो अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है सपोज रिलेवेंट कॉस्टिंग से ऊपर, अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि आपको कौन सी कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर करनी है और कौन सी कॉस्ट कंसिडर नहीं करनी है, देन यू कैन रेफर दिस टेबल, ठीक है। तो ये आपको आईबीएस में भी हेल्प करेगा आपके। उसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग पॉलिसी एंड डिसीजंस। ये सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे प्यारा टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है कि अब आप प्राइसिंग डिसीजंस लोगे कैसे। देखो नॉर्मली प्राइस डिसाइड करना क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या आपने कोई सर्विस बनाई, ठीक है। अब इसको आपको मार्केट में सेल करना है, तो आप किस प्राइस पे सेल करोगे जिससे आपकी प्रॉफिट भी अच्छा हो, प्लस आप कस्टमर जो पे करना चाह रहा है उसी प्राइस सेगमेंट में, उसी प्राइस रेंज में आप उसको उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस आपकी सारी कॉस्ट भी कवर हो जानी चाहिए, मतलब आपको लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट होना तो चलो एक बात है, आपको लॉसेस भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसी क्या प्राइस रखें, तो अब इसके लिए कई सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, ये तो चलो ठीक है, ये आप रीड कर लेना, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखो प्राइसिंग पॉलिसी हमेशा आपको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स तो अपने अचीव करने ही है, विच आर प्रॉफिट एंड ऑल, बट आपको कंज्यूमर डिमांड और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दोनों को देख कर चलना है, दोनों को साथ लेकर चलना है, तभी आप अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स भी अटेन कर पाओगे, अदरवाइज वो हो नहीं पाएंगे। अब प्राइसिंग की थ्योरी और प्रिंसिपल्स क्या है, देखो जब भी हम हमने 11th 12th में अपने क्लास 11th 12th में आपने प्राइसिंग थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, प्राइसिंग का चार्ट पढ़ा था पूरा, आपने रेवेन्यू कॉस्ट ये सब पढ़ा था, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, तो उसी का हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्राइसिंग थियरी लेकर आ रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अब प्रॉफिट मेरा मैक्सिमाइज कहाँ होता है, जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर एक यूनिट सेल करने से मुझे 20 रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रहा है और वही एक यूनिट बनाने से मुझे 20 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो इस पॉइंट पे मेरा अब प्रॉफिट मैक्सड आउट हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाऊंगी। तो देखो बेसिक प्राइस इक्वेशन क्या होती है, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। ए क्या होता है आपका कि भाई एक यूनिट की प्राइस क्या है, ऑल राइट। पी आप जो टोटल प्राइस निकालने वाले हो, बेसिकली आपको जिस प्राइस पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ऑल राइट। बी क्या होता है मेरा स्लोप, मतलब मेरी बेसिकली डिमांड की इलास्टिसिटी क्या चल रही है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और क्यू होता है कि आप किस क्वांटिटी के लिए प्राइस निकाल रहे हो, किस क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक प्राइस इक्वेशन होती है। अब अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन में निकालना है जहाँ मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे बेसिकली पी इक्वल ए माइनस बी क्यू, इसको मुझे डिराइव करना पड़ेगा, मतलब इसका मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे हैं, हम उसको लिख देते हैं कि भाई मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो है ए माइनस 2BQ। अब इसमें जो मुझे क्वांटिटी डालनी है वो सब मेरी ए बी क्यू तो सेम ही है, इसमें मुझे डाल तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे मेरा मैक्सिमम होगा वो मेरा आ जाएगा, राइट। उससे देख के फिर आप आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद मेरी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिपेंड करनी है कि मेरे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, ओलिगोपोली होती है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन वहाँ जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनस हैं, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनस हैं और सबकी एक ही प्राइस है, तो वहाँ पे आप ये नहीं कि आप कुछ अलग ही प्राइस रख दोगे, क्योंकि क्योंकि आपका प्रोडक्ट कुछ अलग फीचर तो प्रोवाइड कर नहीं रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा प्राइस रख दोगे तो फिर वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आंसर इज़ नो। जहाँ पे कम प्राइस प्रोवाइड करोगे वो वाला प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आप सेम प्राइस भी रख दो और उससे कम प्राइस में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करो, तो क्या होगा, तो बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो भी प्राइस कम कर देंगे, तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आप प्राइस टेकर होते हो कि जितने प्राइस में मार्केट में अभी चल रहा है वही प्राइस हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मोनोपोली में क्या होता है कि भाई आप प्राइस सेटर हो, भाई आपका ही एकाग्रित राज है, मतलब आपका ही पूरा राज है, आप जो भी प्राइस रखोगे आप प्रॉफिट कमाओगे। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि अब जहाँ पे आप फर्म्स जो है, कई सारी फर्म्स होते हैं, मतलब आप समझो कि 3 4 फर्म्स हैं साथ में मिल गई, ये सब हो गया।
तो आप वो प्राइस रखोगे जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मेरा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। आप अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थियोरी यहाँ फॉलो करोगे। मोनोपोलिस्टिक में, ओलिगोपोली में क्या होगा कि भाई आप प्रेडेट, अब वो ये जो फर्म्स हैं जो एक साथ इकट्ठी हुई हैं, ये अब छोटे छोटे जो छोटे छोटे कंपनीज अब आएंगे, छोटे छोटे प्लेयर्स जो आएंगे नए नए, उनको खाने के लिए बैठी हुई हैं, इसलिए प्रेडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी लगाती हैं। कॉस्ट प्लस कि भाई ये खुद से डिसाइड करने की हम तो इतना ही प्राइस चार्ज करेंगे, इससे अलग कोई प्राइस नहीं चार्ज करेगा। जैसे ये होता है आपका गल्फ़ मार्केट्स में, गल्फ़ मार्केट में मतलब आपका ऑयल, जो भी कंपनीज आपके ऑयल बेचती हैं सऊदी अरब वगैरह, ये लोग ये चीज़ फॉलो करती हैं, मतलब गैंग बना लेते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल्स क्या है प्रोडक्ट प्राइसिंग के। अब आप प्राइस कस्टमाइज कर सकते हो कैसे, डिफरेंट प्राइसेस ऑन वेरियस फैक्टर्स। जैसे अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन, आपकी कंपनी में बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो उनके बेसिस पर आप प्राइस चार्ज कर सकते हो सकता है कस्टमर का पास्ट बिहेवियर, जैसे अगर कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर है तो आप उसको लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हो, लॉयल्टी पॉइंट्स के बेसिस पर आप उसको डिस्काउंट्स दे सकते हो या अलग वाउचर्स दे सकते हो ताकि वो आगे शॉपिंग में यूज़ कर सकें उनको। प्लस डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर भी, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये प्राइस, बड़े बूढ़ों के लिए ये प्राइस, ठीक है, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे। या फिर टाइम डिफरेंशियल के बेसिस पे ऑफ सीजन प्राइसिंग, जैसे सर्दियों के कपड़ों के साथ होता है राइट, कि जैसे मई जून अप्रैल मार्च अप्रैल आने लगता है तो जितनी भी आपकी विंटर क्लोथिंग है वो डिस्काउंट्स पर सेल होने लगती हैं। सिमिलरली इसका उल्टा। तो अब प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है, प्राइस सेंसिटिविटी इस कि अगर मैं थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज कर दूँ तो मेरी क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, या अगर मैं क्वांटिटी में चेंज करता हूँ तो मेरी प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, हाउ द कस्टमर रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन प्राइस। तो इसके कई फैक्टर्स होते हैं। एक यूनिक वैल्यू इफेक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को दे रहा है कि भाई उसके पास कोई कोई तो यूनिक चीज़ है, कोई एक यूनिक प्रोडक्ट है उसके पास, तो वो उसके लिए ज़्यादा प्राइस देने को रेडी होगा। ठीक है, वहाँ पे लोअर द बायर्स प्राइस सेंसिटिविटी, उसको कम फर्क पड़ेगा अगर आप प्राइस में चेंज करोगे, बिकॉज उसको एक यूनिक चीज़ दे रहे हो आप। सब्सटीट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में कोई दूसरी कंपनी भी अवेलेबल बना रही है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह पर है अवेलेबल, तो क्या होगा, तो भाई वो आपके प्रोडक्ट को यूनिक नहीं समझेंगे, उनको लगेगा कि अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो वो आपका नहीं खरीदेंगे, दूसरे का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। सिमिलरली डिफ़िकल्टी कंपैरिजन इफेक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट वो सामने वाले प्रोडक्ट से कंपेयर करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, सिमिलर विद सब्सटीट्यूट, अगर वो सब्सटीट्यूट आप उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ तो यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में, तो वहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी होगी। प्लस टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट उसका एक्सपेंस ही इतना करा रहा है, ठीक है, तो फिर वो उसको फ़र्क पड़ेगा ना कि भाई इनका प्रोडक्ट खरीदने से तो मेरा खर्चा इतना होगा, बट अगर मैं किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूँ तो मेरा खर्चा बहुत कम होगा, तो वहाँ पे वो टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट आ जाता है। एंड बेनिफिट इफेक्ट क्या मतलब है, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत छोटी सी है बट जो उसका उसका बेसिकली बेनिफिट वो उससे डिराइव करेगा, जो भी आपका कस्टमर है वो जो उससे बेनिफिट डिराइव करेगा वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, तो उसका एंड बेनिफिट इफेक्ट कहते हैं। वहाँ पे बायर की प्राइस सेंसिटिविटी कम होगी। प्लस शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट, मतलब अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जहाँ पे कॉस्ट अदर पार्टी से, जैसे आप देखते होंगे कि स्पॉटिफाई में अ, दो लोग एक ही प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं, प्लस 4 लोग एक ही प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर विद नेटफ्लिक्स कि आप 2 स्क्रीन एक साथ चला सकते हो, 4 स्क्रीन एक साथ चला सकते हो। तो ये क्या है, वो एक बंदा अगर कॉस्ट इनकर कर रहा है तो पूरा घर वो कॉस्ट को शेयर कर रहा है, तो शेयर्ड कॉस्ट इफेक्ट भी, तो वो लोगों को सस्ती लगने लगती है। प्लस संक इन्वेस्टमेंट, प्राइस सेंसिटिव वहाँ पे लोअर होती है जहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर के पास ऑलरेडी कोई ऐसा एसेट या कुछ पड़ा हुआ है, उसी के साथ अगर आप उसका प्रोडक्ट यूज़ कराओगे तो वहाँ पे उसको संक इन्वेस्टमेंट इफेक्ट बोलते हैं उसको, कि वहाँ पे उसको ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बिकॉज उसके पास ऑलरेडी कुछ पार्ट है आपके प्रोडक्ट का अवेलेबल, आप सिर्फ उसको एक एडिशनल चीज़ दे रहे हो। प्लस प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, भाई क्वालिटी अगर आपकी बढ़िया है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेंट्री इफेक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट स्टोर नहीं होता, ठीक है, वो ख़राब हो जाता है, तो बायर कम प्राइस सेंसिटिव होंगे क्योंकि वो आपका स्टॉक पाइल नहीं कर पाएंगे, वो इतना ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, उनको बार बार खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि अगर नए प्रोडक्ट्स हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए कैसे काम करना चाहिए। देखो, अगर आप नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो नए प्रोडक्ट्स 3 तरीके के हो सकते हैं, रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी और मी टू प्रोडक्ट्स। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो एक अलग ही नया चेंज लेके आते हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स कभी थे ही नहीं। अगर हम 2007 की बात करें, 2007 जब
पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था, फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था। तो ये मार्केट में कुछ अतरंगी ही चीज़ आ गई थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, ठीक है, न्यू मार्केट है, प्लस अपनी वैल्यू उसने क्रिएट की। तभी आप देखो उस टाइम पे भी आईफोन का बहुत प्रीमियम प्राइस था, और आज भी ये उसका रिवॉर्ड रीप कर रहे हैं, राइट। जैसे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स सबसे पहले टेस्ला ही लेके आया था, मॉन्स्टर ट्रक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, प्लस नेटफ्लिक्स। अगर हम पुराने ज़माने में चले जाएं तो पहले जगह जगह जाकर आपको सीडीज़ लेके आनी पड़ती थी, डीवीडीज़ लेके आनी पड़ती थी, कैसेट्स लेके आनी पड़ती थी मूवीज़ देखने के लिए। बट जब से नेटफ्लिक्स आया है, अब आप जितने नेटफ्लिक्स या जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, अब आप घर पे बैठ के देख सकते हो। गूगल, जब अगर इंटरनेट का ज़माना था, प्लस अभी नया नया चैट जीपीटी, इसने भी रेवोल्यूशन लेके आया है, ठीक है, सर्चिंग के मेथड्स को। एवोल्यूशनरी क्या होता है, आप अपग्रेडेड वर्जन दे रहे हो अपने ऑलरेडी जो आपका प्रोडक्ट है उसका अपग्रेड कर रहे हो। जैसे अब जैसे आईफोन का ही है, तो पहले 16 था, फिर 17 आया, फिर 18 आएगा, उससे पहले 13 था, 14 था, 15 था, राइट। तो ये अपग्रेडेशन चल रहा है। जो 2007 में प्रोडक्ट आया था, ये सब उसका अपग्रेडेशन है, ऑल राइट। उसके बाद जैसे सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन्स के अपडेट होते हैं, प्लस मारुति अपने अपने मॉडल्स की फेसलिफ्ट्स निकालती है, तो वो भी अपग्रेडेशन ही है एक ओरिजिनली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का। मी टू प्रोडक्ट क्या होता है, इमिटेशन होता है प्रोडक्ट का। जैसे ऊबर का कॉपी क्या था, ओला। ऊबर का कॉपी इंडिया में ओला करा, अब इसका कॉपी रैपिडो ने कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट इमिटेशन तो उन्होंने वही रखा है, कोर प्रिंसिपल तो वही रखा है प्रोडक्ट का। जैसे पेपाल था, फिर जी पे आ गया, पेटीएम आ गया, फ़ोन पे आ गया, और पता नहीं और कौन कौन से हैं अलग अलग तरीके के यूपीआई ऐप्स। और राइट, अब इनके लिए क्या सबसे टू की स्ट्रेटजीज होती हैं प्राइसिंग की, स्किमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग आप वहाँ पे रखते हो कि स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब है कि आप एक प्रीमियम प्राइस चार्ज करोगे, ठीक है, एक प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करोगे, और फिर उसके बाद मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, नीचे नीचे जाने के लिए आप प्राइस को सस्ता कर दोगे, आप प्राइस को कम चार्ज करोगे। तो आप पहले क्रीम टारगेट करो, और फिर उसके बाद प्राइस कम कम करके जो जो भी लोअर तबके के लोग हैं, मतलब जो इतना हाई प्राइस नहीं दे पाएंगे, उन तक आप रीच करोगे, ऑल राइट। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, वहीं पे उल्टा, वो सबसे लोवेस्ट प्राइस चार्ज करेंगे, मार्केट में एंटर करेंगे, ठीक है, और फिर वो एकदम मार्केट में बिल्कुल घुस जाएंगे लार्ज स्केल में पेनिट्रेट करने के लिए। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वीवो, ओप्पो, ठीक है, ये वाले जो स्मार्टफोन्स आते हैं ना, सबसे सस्ते होते हैं ये हमेशा ये वाले फ़ोन्स हमेशा कम लोगों के पास होते हैं, ठीक है। वहीं स्किमिंग प्राइसिंग में आप देख सकते हो आईफोन्स होते हैं। उसके बाद आपका, अगर मैं फ़ोन्स के बेसिस पे चलूँ, तो आपके सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन्स हो गए, फोल्डेबल फ़ोन्स, ठीक है। एक वो जो फ्लिप फ़ोन आता है, जैसे जो ऐसा होता है और यहाँ बीच से ऐसे फोल्ड हो सकता है, वो एक तो ये वाला आता है बड़ा वाला, ठीक है, तो ये ऐसे करके फ्लिप होता है। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्किमिंग प्राइसिंग के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद अब इसमें एक एग्जामिनर नोट है बेसिकली, कि जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है इज़ अ लेजिटिमेट मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, मार्केट में एंट्री लेनी है। वेरएस प्रेडेटरी प्राइसिंग इज एन एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस एम्ड एट एलिमिनेटिंग राइवल्स, ठीक है। मतलब प्रेडेटरी प्राइसिंग ये ओलिगोपोली वाली आ गई, ये किसी एग्जाम्पल में डिस्कस हुआ होगा ना, दैट्स वाई। अब प्राइसिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए, आप क्या क्या प्राइसिंग मेथड्स, ये तो हमने न्यू प्रोडक्ट्स के लिए देखा। न्यू प्रोडक्ट आपके कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के, रेवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी, मी टू। इसकी 2 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं, विच इज स्किमिंग, पेनिट्रेशन, ऑलराइट। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, आप मार्कअप प्राइसिंग रख सकते हो, मतलब कॉस्ट प्लस उसके ऊपर कुछ मार्कअप जोड़ दिया। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्राइसिंग, कि मतलब आप कॉस्ट देखोगे, प्लस आप देखोगे कि मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न इस प्राइस से चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न आप किस पे देखते हो, कैपिटल पे देखते हो, कैपिटल आपने इन्वेस्ट कितना कर रखा है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर दो यूनिट सेल से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी प्राइस चार्ज करनी है एक्चुअल में। ये तो कॉस्ट बेस्ड थे, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स। उसके बाद कंपटीशन बेस्ड, मतलब गोइंग रेट, जो मार्केट में प्राइस चल रही है आप उसी प्राइस पे रखो, गोइंग रेट बोलते हैं उसको। सील्ड बिड, अगर कोई बिड का अगर आप कोई प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो, तो आप कंपेटिटर से लोअर बिड ही रखो, लोअर प्राइस ही रखो, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट जीत पाओ, ठीक है। वैल्यू बेस्ड में क्या है, आप ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू देखोगे। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कैसे देखोगे, आप ये देखोगे कि कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट खरीदने से क्या एक्चुअल में वैल्यू रिसीव हो रही है, वैल्यू उसको क्या मिल रही है। सो वही आपकी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस
वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, अगर आप देखो, अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, लेट्स से आप किसी को लेट्स से हम इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू में, ठीक है, लेट्स सपोज फ़ोन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, अगर आप एप्पल का कोई फ़ोन खरीद रहे हो, ठीक है, एप्पल का मतलब आईफोन खरीद रहे हो, तो अब अगर आप वहीं सैमसंग गैलेक्सी खरीदो, सैमसंग गैलेक्सी खरीदो, ठीक है, तो उसकी क्या कॉस्ट है? लेट सपोज अगर एप्पल का फ़ोन 1.5 लाख का आ रहा है, वहीं मेरा सैमसंग गैलेक्सी लेट से 1.2 लाख का आ रहा है। सैमसंग के भी फ़ोन्स महंगे आते हैं, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी में 1.2 लाख में आता है। प्लस अगर मैं कहूँ कि मेरी इसका और इसका परफॉर्मेंस का डिफरेंशियल जो ये मेरी कैलकुलेशन होगी, लेट सपोज मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे 40K का है, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, मेरे मेरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, तो मेरी कॉस्ट की 1.6 लाख, तो यानी कि ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू उसकी 1.6 लाख है, और अगर मैं 1.5 लाख चार्ज कर रही हूँ देन इट्स वेल एंड गुड। दूसरा होता है कि ये तो आप वो वैल्यू है जो आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो कस्टमर को, क्या मेरी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू हम प्रोडक्ट की दे रहे हैं। परसीव्ड वैल्यू वो होती है जो कस्टमर खुद से अज्यूम करता है, खुद से विलिंग करता है बेसिकली, कि मैं इतना ही पे करूँगा इस प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बहुत सिंपल होती है कि भाई आप 999 चार्ज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ 1000, ठीक है, ये 99, 59, 69, 49 इस तरीके की जो प्राइसेस होती हैं, सो ये साइकोलॉजी पे खेलती हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है, कैसे हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये हमारी वर्क करती है। तो अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पे जाएँ तो आप स्किमिंग यूज़ कर सकते हो और पेनिट्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। हाई प्राइस अगर आपको चार्ज करना है तो स्किमिंग यूज़ करो, लो प्राइस चार्ज करना है तो पेनिट्रेशन चूज़ करो। उसके बाद ग्रोथ में आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ स्टेज में आप रिड्यूस कर सकते हो प्राइसिंग, ताकि आप कंपेटिटर्स को भगा सको, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में आपके कंपेटिटर्स बढ़ने लगते हैं। फिर मैच्योरिटी स्टेज में आपको प्राइस स्टेबलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप कंपेटिटर्स को या तो बीट कर सको या कंपेटिटर्स को मीट कर सको, क्योंकि उस स्टेज पे अगर आप मैच्योरिटी स्टेज पे हो तो वहाँ पे आपके कंपेटिटर्स भी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी स्टेज वाले ही होंगे, राइट। डिक्लाइन अगर हमें करना है, डिक्लाइन जब आती है तो आप प्राइस बिल्कुल ही कट कर देते हो, ताकि जितनी भी बची कुची इन्वेंट्री वो सब बिक जाए। उसके बाद इमर्जिंग मॉडल्स में कैसे प्राइसिंग चलती है, प्लस सर्विसेज में कैसे प्राइसिंग चलती है, इमर्जिंग मॉडल्स वाला का ये वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विस इंटेंजिबल होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है उनका। ये नहीं होता कि प्रोडक्शन मैंने अपनी सर्विसेज का कर दिया, अब हम कंज्यूम उसका कंजम्पशन कस्टमर बाद में कर रहा है, तो ऐसा नहीं है ना। जब वो प्रोड्यूस हो रही है तभी वो क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूम भी हो रही है। इंटेंजिबल होती है सर्विस को ऐसे कोई देख नहीं सकता, वेरिएबल होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हु प्रोवाइड्स इट, प्लस किसको मिल रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडर, एंड इफ प्रोवाइडी इज़ अ वर्ड देन प्रोवाइडी, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्विसेज एक्चुअल में हैं क्या। फिर पेरिशेबिलिटी सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि आप उनको स्टोर करके रख सकते हो, कि अगर मैंने आज कोई सर्विस दी है तो मैं नहीं उसको स्टोर करके रख सकती, तो मुझे नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी तो मुझे दोबारा ही करनी पड़ेगी, मैं पुरानी सर्विसेज, स्टोर्ड सर्विसेज वापस से नहीं दे सकती, राइट। फिर उसके बाद सर्विसेज को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पीपल प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, और मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जैसे कि हेयर कट हो गया, तो ये पीपल को, ये एक इंसान ही बैठ के आपके बाल कट करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोसेसिंग जैसे कि कार रिपेयर, अगर आपकी कार है, ठीक है, कार, ठीक है, जैसे भी है कार में अगर कोई आपको रिपेयरिंग करानी है तो वो मैकेनिक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट भी चाहिए वहाँ पे आपका अवेलेबल होना चाहिए, प्लस मैकेनिक भी होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट और पोजेशन प्रोसेसिंग भी है। मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग जैसे कि मूवीज़ हो गई, अब मूवी आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज। अब एंटरटेनमेंट की सर्विस है, ये आप कहाँ जाके देखते हो मूवीज़, नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल चले तो आप थिएटर में जाके देखते हो, थिएटर में, तो ये आपका मेंटल स्टिमुलस वहाँ पे देनी है। प्लस मूवी आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, ऑलराइट, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जैसे कि इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स में ये तो हमने सर्विसेज देखा। अगर आपका हाइपर डिस्ट्रप्टिव मॉडल है, मतलब हाइपर डिस्ट्रप्टिव जहाँ पे कोई भी कंपेटर अगर इतना सा भी कुछ चेंज करेगा या कुछ नया फीचर लेके आएगा तो पूरा मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब हलचल मच जाएगी, क्योंकि सब लोग इसी को अचीव करने के लिए लग जाएंगे, या तो इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा या फिर सब लोग ही इसको अचीव कर जाएंगे, तो बहुत फिर नई हर समय नया कुछ नया कुछ नया कुछ, ठीक है। तो प्राइसिंग आपकी डिपेंड करेगी कि भाई आप कैसे, डिसरप्शन क्या है, प्लस उस इनोवेशन को क्या आप डिफेंड कर सकते हो, क्या आप नया इनोवेशन लेके आ सकते हो, या उस इनोवेशन को आप
मतलब बकवास प्रूफ कर सकते हो, बेसिकली वो है। प्लस सस्टेनेबिलिटी, अगर हम बात करें तो आपको सोशल और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे। और इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स, तो आपको मनी की वैल्यू इज अ की डिटरमेंट एज दीज मार्केट्स आर ऑफन हाईली प्राइस सेंसिटिव, क्योंकि नेशनल मार्केट्स का डिफर करेगा हर किसी के लिए। सो ये भी आप देख के चलना, बिकॉज ये आपका चैप्टर नंबर 5 के साथ इंटर रिलेटेड टॉपिक है। ओके उसके बाद अदर प्राइस कंसिडरेशंस कैसे आ सकते हैं, सेंसिटिविटी आ गई स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। भाई रिसेशन में अगर है तो आप हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर अपनी प्राइस रखना, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से, तभी आप अपनी कॉस्ट कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब प्राइसिंग बिलो आप मार्जिनल कॉस्ट कब रख सकते हो, जब वो कुछ पेरिशेबल है या ख़त्म करना है आपको, कि वो फेंकनी पड़ेगी अगर वो बिकी नहीं है, तो इसलिए आप मार्जिनल कॉस्ट के नीचे आप प्राइसिंग रख सकते हो। प्लस एथिकल नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन से एक बार रीड कर लेना कि प्राइस फिक्सिंग, कोल्यूजन, स्किमिंग, बिड रीडिंग, ठीक है, रिगिंग, बिड रिगिंग मतलब फ्रॉड करना बेसिकली बिड्स के साथ, डिस्क्रिमिनेशन, हर की एक सेगमेंट ऑफ पीपल से कुछ अलग प्राइस चार्ज करना, एक सेगमेंट ऑफ पीपल से कुछ अलग प्राइस चार्ज करना, सुपर प्राइसिंग, अनजस्टिफाइबली हाई प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, इतने तो उस प्राइस की, उस आर्टिकल की या उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं है जितनी आपने चार्ज कर ली, ठीक है। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है मेरी, प्राइस अडेप्टेशन बेसिकली मेरी डिफरेंट तरीके से चलेगी, जैसे जोग्राफिकल प्राइसिंग हो गई। प्लस अगर मैंने कोई डिस्काउंट्स दिए हैं तो मतलब जोग्राफिकल प्राइसिंग मतलब कि अलग जाके जगह के लिए अलग प्राइस, अलग लोकेशन के लिए। डिस्काउंटेड प्राइसिंग हो जाती है मेरी, जैसे कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया, सीजनल डिस्काउंट हो गया। प्रोमोशनल प्राइसिंग, अगर मुझे प्रमोशन देना है, प्रमोशन करना है किसी चीज़ का, तो लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होती है कि जो जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो लॉस पे अपना पॉपुलर प्रोडक्ट बेचती हैं, ताकि एक तो वो प्रमोट हो, लोगों को उसकी आदत लगे, फिर वो हाई प्राइस चार्ज कर लेंगी उसको। कैश रिबेट्स, वो फालतू के डिस्काउंट्स दे रहे हैं, स्पेशल इवेंट, कोई हॉलीडे आ गई, दिवाली पार्टी फंक्शन, दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गई, तो उस पर प्राइस कम कर दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वही कुछ लोग से अलग प्राइस, कुछ लोग से अलग प्राइस। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होगा कि आपकी कई सारी प्रोडक्ट लाइन्स है, तो हर प्रोडक्ट का आप अलग प्राइस चार्ज करोगे। ऑप्शनल फीचर, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें आप कस्टमर को कहते हो कि आपको हम ये फीचर्स तो दे ही रहे हैं, अगर आपको ये वाला फीचर चाहिए तो फिर आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, जैसे रेजर प्लेट्स, अगर आप रेजर्स बेचते हो, ठीक है, रेजर्स अगर आप बेच रहे हो, तो भाई रेजर लेके तो बंदे का काम होगा नहीं, उसको ब्लेड भी चाहिए उसके अंदर, तभी वो शेविंग कर पाएगा, राइट। तो भाई आप ब्लेड्स भी सेल करना शुरू कर दो। अगर आप ब्लेड्स भी सेल करना शुरू कर दोगे तो फिर रेजर प्लस ब्लेड्स आप दोनों की सेल कर रहे हो। बाय प्रोडक्ट का क्या हो गया कि जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उससे एक और प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, बस ऐसे वो फालतू है, बट वो सेल होता है मार्केट में, आप बेच सकते हो उसको, तो उसकी भी प्राइसिंग आप देख सकते हो। टू पार्ट प्राइसिंग क्या होता है, फिक्स्ड फी प्लस वेरिएबल, जैसे अम्यूजमेंट पार्क में अगर आप जाते हो तो आप देखो कि एक एंट्री टिकट का प्राइस होता है, टिकट का प्राइस लेट से 400 रुपये है, टिकट का प्राइस। तो फिर अब अंदर जाके आप जो भी राइड लोगे, सपोज हमने रोलर कोस्टर लिया या जो भी राइड ली, तो उसको वो अलग से आपको हर राइड का 50 रुपये, 60 रुपये ये चार्ज लेना है, तो इट इज़ फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। उसके बाद बंडल्स में अगर आप कुछ प्रोवाइड करो तो बंडलिंग प्राइस हो गया। अब सबसे एक और नया टॉपिक आ जाता है कानोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, जो कि एक नया टॉपिक है जो पहले नहीं हुआ करता था बट अब है। अब कानों के लिए समझना पड़ेगा कानों मॉडल क्या है, प्रायोरिटाइजिंग फीचर्स एंड सेटिस्फैक्शन। अब देखो ये है मेरा कि भाई मुझे फीचर, अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हो, ये जो ग्राफ है अगर आप इस ग्राफ को देखो तो राइट हैंड साइड पे मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कि अगर मैं यहाँ पे मेरा फीचर है, फीचर्स कि मैं अपने प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स ऐड कर रही हूँ। अब ये फीचर्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि जो मेरे फीचर्स होते हैं, एक तो हो गए कि मेरा कोई नया ही कोई फीचर है, अट्रैक्टिव फीचर मैंने कुछ लेके आया है अपने प्रोडक्ट में, तो जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कस्टमर अज्यूम नहीं करके चल रहा था कि ये फीचर आ सकता है, अगर वो फीचर आता है तो उससे जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एकदम से बूम लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा कि भाई ये चीज़ तो पहले थी नहीं, अट्रैक्टिव लगती है उसको, तो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका हाई जाता है। प्लस अगर मैं कोई ऐसा इनडिफरेंट फीचर लेके आऊँ कि ठीक है उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो है तो है ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि तो वो न्यूट्रल जाएगा। वहीं अगर मैं मतलब कोई घटिया सा मैंने अपने प्रोडक्ट में कोई बेकार फीचर इंस्टॉल किया है, ठीक है, जो जिसको कस्टमर को कोई वैल्यू नहीं मिल रही उससे, ठीक है, उसको लग रहा है कि ये तो मेरा काम ही ख़राब कर रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड होगा उससे। वहीं ठीक है,
अगर मेरे अंदर थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स की मतलब जितने मुझे फीचर्स चाहिए, मस्ट बी फीचर्स, जो कि मस्ट बी फीचर्स होते हैं, अगर वो मेरे प्रोडक्ट के अंदर हैं तो कस्टमर एक मतलब न्यूट्रल से थोड़ा कम सेटिस्फाइड रहेगा, बट रहेगा सबसे ज़्यादा। और जो भी मेरे परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स फीचर्स होते हैं, मतलब कि जिनसे मेरा बेटर होता है जो भी मेरा प्रोडक्ट है, तो वो मेरा बढ़ेगा। तो ये मैंने ऊपर ऊपर से भी बताया, इसको थोड़ा और आपको समझना पड़ेगा कानो मॉडल को। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कानो मॉडल के ऊपर ना, तो इसमें आपके स्टेक होल्डर्स भी वहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं कि स्टेक होल्डर्स पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा। सो कानो मॉडल आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कानो मॉडल का आपके पास लिंक आ जाएगा यहाँ पे आई बटन पे, आप क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगी कानो मॉडल वाली स्पेसिफिक, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी, बट उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि व्हाट इज़ कानो मॉडल, प्लस ये थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेके, ठीक है। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्साइटमेंट एट्रीब्यूट्स, इंडिफरेंट क्वालिटीज़, रिवर्स क्वालिटीज़, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि जैसे अगर आपको पता है कि थ्रेश मस्ट बी फीचर्स कौन से हैं, तो मस्ट बी फीचर्स से डिससेटिस्फेक्शन आपका न्यूट्रल से कम रहेगा। अगर आपके बिल्कुल ही रिवर्स क्वालिटीज़ हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे फीचर्स नहीं है, तो आपका सेटिस्फेक्शन बिल्कुल जीरो की तरफ जाएगा। वहीं अगर आपके परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स वन डायमेंशनल है, ठीक है, तो वो अच्छा चलेगा। और अगर अट्रैक्टिव फीचर्स है बिल्कुल एकदम बढ़िया, तो अप जाएगा आपका जितना भी सेटिस्फेक्शन लेवल है कस्टमर का, ठीक है। सो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 6। आई होप सो आपको समझ आई होंगी चीज़ें, अच्छा लगा होगा। इसका मैंने चार्ट इसीलिए नहीं डिस्कस किया बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें कुछ चार्ट कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाता। ये बहुत ही, अब देखो प्रैक्टिकल सा टॉपिक है, इसमें आप जो भी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, वो एक बार देख लेना, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ का तो आपको क्रक्स इसी में मिल जाएगा, ठीक है, इलस्ट्रेशन का जितना भी क्रक्स है। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स एटलीस्ट देख जाओगे ना हर क्वेश्चन का कि सीवीपी एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये क्या है, सो यू आर वेल एंड गुड देन, वेल एंड गुड, इट इज़ गुड इनफ फॉर दिस टॉपिक। ये वाला पूरा चैप्टर आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। सो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।